जितना भी अमाउंट हो जाए वो आपको टैक्स से बिल्कुल छूट है। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो आपको आईटीआर फाइलिंग लिमिट समझना पड़ेगा दोस्तों कि आईटीआर फाइलिंग किनको करना है, किनको नहीं जरूरी है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपका टैक्स कट रहा है या क्या आपका टैक्स कटेगा? या तो फिर आप सर्विस पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, क्या डिफेंस पेंशनर का भी टैक्स कटता है? या तो फिर कहा जाता है कि टैक्स का लिमिट 7 लाख का है लेकिन किसी का इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, फिर भी क्यों टीडीएस कटता है? ऐसे सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारों का सवाल यह होता है कि मेरा टैक्स नहीं कटा है लेकिन क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए? सभी विषयों के ऊपर आज के इस वीडियो में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों टेक्निकल बातें हम नहीं करेंगे लेकिन जो बेसिक जानकारियां हैं, जो एज ए पेंशनर हम सबको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कई सारे लोगों को लगता है सब्सक्राइब जो वर्ड है उसका मतलब होता है खरीदना, लेकिन यहां यूट्यूब में सब्सक्राइब करने का मतलब खरीदना नहीं है, सिर्फ उस चैनल के साथ जुड़ना है, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स के बारे में बेसिक जानकारियां आज के इस वीडियो में हासिल करते हैं। सबसे पहले, मेरा इनकम टैक्स टीडीएस नहीं कटा है, क्या मुझे आईटीआर फाइल करना जरूरी है? इस सवाल का जवाब लेंगे, आगे कुछ फैक्ट्स में रखूंगा, उससे आपको पता चलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 और असेसमेंट ईयर 2024-25 सेम है दोस्तों, एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डिफेंस पेंशन में भी टैक्स माफ है? इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, स्पर्श के अंदर फॉर्म 16 या तो फिर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम अपलोड हो चुका है। जी हाँ, कई सारे पेंशनर्स का फॉर्म 16 अपलोड हुआ है, कई सारों का एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम अपलोड हुआ है। जिनका टैक्स कटा है उनका फॉर्म 16 अपलोड हुआ है, जिनका टैक्स नहीं कटा है उनका एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम अपलोड हुआ है। तो ये वाला जो आप पेज देख पा रहे हैं, आप इस तरीके से अपने स्पर्श के अंदर लॉगिन हो जाइए और माय डॉक्यूमेंट्स में जाकर के जो लास्ट में फॉर्म 16 वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वहां क्लिक करेंगे तो 2024 वाला ऑप्शन में आपको आपका या तो फॉर्म 16 या तो फिर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम मिल जाएगा दोस्तों। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आगे आपने सबमिट करना है आईटीआर जिनको लागू है। तो आगे बताऊंगा किनको लागू है, किनको नहीं लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीआर फाइलिंग लिमिट, सबसे पहले तो आपको आईटीआर फाइलिंग लिमिट समझना पड़ेगा दोस्तों कि आईटीआर फाइलिंग किनको करना है, किनको नहीं जरूरी है। चलिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम को। जो इनकम मैं बताऊंगा ग्रॉस टोटल इनकम, उस इनकम में 5 तरीके के हेड होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सैलरी ऑब्लिक पेंशन, आपका जो पेंशन आ रहा है वो भी उस इनकम में शामिल है। हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आप घर को किराए में दे रखा है, उसको भी उसमें इनकम में इंक्लूड करना है। और कैपिटल गेन, यानी कि आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट किया है, उसका आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या कहीं और आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका इसको आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद बिजनेस से इनकम भी उसमें इंक्लूड होगा और अदर सोर्सेस भी उसमें है दोस्तों शामिल। तो इतने 5 सोर्सेस से जो आपका इनकम होगा वो उसको कहा जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कि अब मैं बात करूंगा आईटीआर किनको भरना है, अब उसका ग्रॉस टोटल इनकम के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए, आप अगर ओल्ड रिजाइम, आपको पता ही होगा इनकम टैक्स 2 तरीके के हैं, ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम। अगर आप ओल्ड रिजाइम की बात करें जो आप बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, आगे लगभग न्यू रिजाइम में सभी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी ओल्ड रिजाइम का आप जान लीजिए। अगर आप ओल्ड रिजाइम में अपना आईटीआर भरेंगे तो उसमें अगर आप 60 साल से नीचे की आपकी उम्र है, यानी कि 60 साल उम्र तक अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको जो है आईटीआर भरना जरूरी है। और इनकम कौन सा? ये वाला ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका उम्र 60 से 80 के बीच में, ये 80 है, 80 के बीच में है तो आप 3 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। आपका टैक्स कटा है नहीं कटा है वो अलग मसला है, लेकिन आपको आईटीआर भरना जरूरी है। और अगर आप 80 साल से ऊपर के उम्र के हैं, यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन, इनको कहते हैं सीनियर सिटीजन, इनको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स भरना है और इनकम होगा ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों। अब यही चीज न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है, 60 साल, 70 साल, 80 साल का कोई भी लिमिट इसमें नहीं है।
सीधा सीधा हिसाब किताब, अगर आपका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर भरना है न्यू टैक्स रिजाइम में। चलिए अब मैं समझाता हूं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो न्यू रिजाइम में 3 लाख रुपए का है। अगर आपका 3 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है। और आगे कहते हैं ना, अब इसका रिलेशन इसके साथ है, कितना इनकम में टैक्स लगेगा, सेक्शन 87A क्या है, और अगर 7 लाख तक टैक्स नहीं तो 3 लाख से आईटीआर क्यों, यह सवाल आपके मन में होगा। क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम का मतलब होता है कि 7 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो फिर 3 लाख से हमें आईटीआर क्यों भरना है। अब दोस्तों 3 लाख रुपए जो है यह है आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब इसके ऊपर आपको टीडीएस काटा जाता है। अब ये टीडीएस क्या है, जैसे पेंशनर हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनका हर महीने का पेंशन से जो टैक्स काटा जाता है वो एस्टिमेटेड टैक्स होता है, इसलिए उसको टीडीएस कहते हैं। वो उसका हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद ही होता है कि वो सही था या नहीं था। इसलिए जब आपका 3 लाख से ऊपर हो जाएगा, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आप इनकम टैक्स का सेक्शन 87A के तहत एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे कि मुझे छूट दीजिए, और वो छूट है न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 रुपए का। यानी कि आपका 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक जो इनकम होगा उसमें टैक्स तो लगेगा, लेकिन वो टैक्स 25,000 तक ही बनता है। और उसमें भी और अगर सैलरी आप हैं या पेंशनर आप हैं तो आपको और 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा दोस्तों, जिस वजह से आपका कुल जो टैक्स बनेगा वो 25,000 ही बनेगा, जिस वजह से वो 25,000 रुपए आपको माफी मिलेगी। ये जो आप रूल देख पा रहे हैं इसके तहत आपको 87A जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उस सेक्शन के तहत आपको माफी मिलेगा। और वो माफी कब मिलेगी, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे वहां पर आप 87A के तहत आप टैक्स का क्लेम करेंगे, जो टीडीएस कटा है उसके बाद आपको वो पैसा वापस होता है। वैसे ये टैक्स ना ही काटे तो अच्छा था, टीडीएस क्यों काटना फिर। अगर किसी का 7 लाख से नीचे ही अगर टोटल इनकम साल का हो रहा है तो टैक्स नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन ये जो 87A पे जो एग्जेम्पशन होता है दोस्तों सबके लिए लागू नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए लागू नहीं होता है, इस वजह से सबसे टीडीएस काटा जाता है। और सरकार का ये इनकम का एक जरिया भी है, क्योंकि आपको ये पैसा सरकार कब वापस करेगी, लगभग 1 साल 1.5 साल बाद करेगी, और तब तक आपको वापस करेगी। यानी कि आप समझ गए होंगे 3 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम, तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। अब चलिए अगला समझते हैं पॉइंट, क्या डिफेंस पेंशन में चाहे सर्विस एलिमेंट चाहे डिसेबिलिटी एलिमेंट टैक्स के दायरे से बाहर है। जी हां, डिफेंस पेंशनर अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन जो डिफेंस पेंशनर डिसेबिलिटी पेंशनर नहीं है, सर्विस नॉर्मल पेंशनर हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये अगर ये लिमिट क्रॉस करता है तो आगे 7 लाख तक का जो है आपको 25,000 का डिडक्शन इसमें मिल जाएगा। तो यानी कि आपका कुल 7 लाख से ऊपर अगर पेंशन हो रहा है तो आपका टैक्स कटेगा, और 3 लाख से नीचे रह रहा है तो आपको आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 लाख से अगर ऊपर है तो क्योंकि टीडीएस कटता है इस वजह से भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्लेम लेने के लिए दोस्तों। अगर आप, ये तो हो गया सर्विस पेंशन लेने वाले की बात कर रहा हूं। अब डिसेबिलिटी पेंशनर, जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं उनका पूरा का पूरा पेंशन इनकम टैक्स के छूट में है। यानी कि आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट, आपका सर्विस एलिमेंट दोनों मिला करके कितना भी अमाउंट हो जाए वो आपको टैक्स से बिल्कुल छूट है। जी हां, इसका मतलब ये होता है आप अगर डिसेबिलिटी पेंशनर है, चाहे इनवैलिड आउट है चाहे आप नॉर्मल रिटायरी हैं, लेकिन आप अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ आपका पेंशन लेते हैं, चाहे इनवैलिड या डिसेबिलिटी, तो आपका दोनों एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस एलिमेंट, टैक्स के दायरे से बाहर है दोस्तों। तो कई सारों का सवाल होता है मैं डिसेबिलिटी पेंशन लेता हूं तो क्या मेरा डिसेबिलिटी एलिमेंट टैक्स के दायरे से बाहर है या सर्विस एलिमेंट भी। तो ऐसे में आपको यह जवाब है कि दोनों एलिमेंट आपके टैक्स के दायरे से बाहर हैं। हालांकि बीच में एक सर्कुलर 210 आया था पीसीडीए का, जिसमें जो सिर्फ इनवैलिड आउट को ही टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था, बाकी जो नॉर्मल रिटायरी हैं, जो 17 साल 24 साल 22 साल 26 साल करके जो नॉर्मल रिटायरमेंट आते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी ही हो, उनको टैक्स के दायरे के अंदर में लाया गया था। लेकिन बाद में पीसीडीए को 211 नंबर सर्कुलर निकालना पड़ता है, जिससे पीसीडीए और डिफेंस मिनिस्ट्री इसी बात पे आ जाते हैं कि टैक्स के दायरे से कोई भी टाइप का डिसेबिलिटी पेंशनर को बाहर रखा जाए। चलिए मैं आपको 211 नंबर सर्कुलर दिखा देता हूं, वो देखते हैं। दोस्तों पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 211 है, ये 3 मार्च 2020 का,
जो इनकम टैक्स को छूट देने के लिए जारी किया गया था। हालांकि इससे पहले 210 नंबर सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कुछ लिमिटेशन रखे गए थे कि सिर्फ इनवैलिड आउट पेंशनर को ही इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। लेकिन ये जो 211 नंबर सर्कुलर जारी किया गया, ये देखिए 210 नंबर सर्कुलर को कैंसिल करते हुए जारी किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश सुनाया था। और इस सर्कुलर के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर जारी किया गया जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यही वो लेटर है जिसमें इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल करके लिखा हुआ है। और इसमें वही लिखा हुआ है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चला गया है, तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक स्टेटस को टू बी मेंटेन, यानी कि जो चल रहा था वही चलता रहेगा। यानी कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, चाहे वो नॉर्मल रिटायर आए हैं, चाहे इनवैलिड आउट होके आए हैं, चाहे किसी भी तरीके से आए हैं, अगर वो डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं तो उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। ऐसा आदेश डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया और उसी डिफेंस मिनिस्ट्री का आदेश के बेस पर सर्कुलर नंबर 211 पीसीडीए द्वारा निकाला गया दोस्तों। तो दोस्तों आप सब अभी समझ गए होंगे कि आईटीआर फाइलिंग किनको करना है, आईटीआर फाइलिंग किनको नहीं करना है, और अगर आपको टैक्स में छूट है तो किनको है और किनको नहीं है। तो दोस्तों इनकम टैक्स और आईटीआर से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।